हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले एक ऐसे इशू पे कि जो अभी पूरे इंडिया में बिजनेस कम्युनिटी के अंदर एक सेंसेशनल इशू हो चुका है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्शन 43B सब क्लॉज एच। मतलब जो पेमेंट हमको एमएसएमई को करना है उसके लिए क्या प्रोविज़न इनकम टैक्स में आए हैं, जिसके कारण अगर पेमेंट ही नहीं किया तो पूरा का पूरा एक्सपेंस ही डिसअलाउ हो जाएगा। वो जो मैटर अभी बहुत ही ज़्यादा पूरे इंडिया में डिस्कस हो रहा है, उसी के ऊपर हम इन डेप्थ एनालिसिस और डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि व्हाट इज़ सेक्शन 43B सब क्लॉज एच। इनकम टैक्स का जो प्रोविज़न है वो क्या है, सबसे पहले वो समझेंगे। उसके रेफरेंस में एमएसएमई एक्ट में क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं वो हम समझेंगे। और उसके बाद उसके रिलेटेड एफएक्यूज़ कि जिसमें हमको ऑलमोस्ट हमारी जितनी क्वेरीज है वो 90 से 95% क्वेरीज वो एफएक्यू में ही कवर हो जाएगी, वो हम इसमें कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग विद द सेक्शन 43B सब क्लॉज एज। सबसे पहले क्या है ये 43B? इसका टाइटल है सर्टन सर्टन डिडक्शंस टू बी ओनली अलाउड ऑन एक्चुअल पेमेंट। सेक्शन 43B का स्टार्टिंग आता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अ डिडक्शन अदरवाइज अलाउेबल अंडर दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ। मतलब स्टार्टिंग ये बोल रहा है कि बाकी पूरे एक्ट में कोई भी सेक्शन में कुछ भी भले बोला गया हो, पर नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो ये सेक्शंस का बाकी सब सेक्शंस के ऊपर ओवर राइडिंग इफेक्ट है। और फिर बोल रहे हैं अ डिडक्शन अदरवाइज अलाउेबल अंडर दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ। तो जो डिडक्शन और कोई सेक्शन में हमको वैसे अलाउेबल है वो तभी अलाउ होगा जब ये नीचे की कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल होगी। तो उसमें है A to G करके अलग अलग और प्रो सब क्लॉजेस दिए हुए हैं, वो पहले से ही थे। उसमें PF, ESIC, इंटरेस्ट ऑन शेड्यूल बैंक्स लोन्स, टर्म लोन्स, वो सब पहले से ही थे। वो हमारा अभी मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। वहाँ पे एक नया क्लॉज सब क्लॉज एच इंक्लूड किया गया है, विच इज़ एप्लीकेबल फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो ऑन गोइंग है, जो मार्च 24 में कंप्लीट होने वाला है, जिसका असेसमेंट ईयर गिना जाएगा 24-25। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि भाई AY 24-25 से एप्लीकेबल है मतलब नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल है। नहीं, AY 24-25 मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो ऑन गोइंग ईयर है, जो मार्च 24 में कंप्लीट हो रहा है, उसी के ऊपर ये ऑलरेडी एप्लीकेबल है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस सेक्शन। तो 43B में सब क्लॉज एच इंट्रोड्यूस किया गया विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। और क्या है वो मैं वर्ड टू वर्ड पहले एक बार प्रोविजन गो थ्रू कर रहा हूँ। Any sum payable by assessee to a micro or a small enterprise beyond the time limit specified in Section 15 of the Micro, Small and Medium Enterprise Development Act 2006 shall be allowed, irrespective of the previous year in which the liability to pay such sum was incurred by the assessee according to the method of accounting regularly employed by him, only in computing the income referred in section 28 of that previous year in which such sum is actually paid by him। एकदम सिंपल भाषा में उसको समझा जाए तो ऐसा बोला गया है कि अगर आपको कोई भी पैसा पे करना बाकी है एसएससी को, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को, जो सेक्शन 15 ऑफ MSMED एक्ट की लिमिट जो दी गई है, सेक्शन 15 में जो टाइम लिमिट दी गई है उसके बाद पे हो रहा है, तो वो डिडक्शन आपको इरिस्पेक्टिव आप कौन सा अकाउंटिंग मेथड फॉलो कर रहे हो और उसको कौन से ईयर में एक्सपेंस की तरीके बुक कर रहे हो, उससे इरिस्पेक्टिव उसी साल में आपको वो अलाउ किया जाएगा जिस साल में आपने उसका एक्चुअल पेमेंट किया है। तो आपका कंप्यूटेशन, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो तो वैसे ही रहेगा जैसे है। आपने अगर परचेज किया है 1 करोड़ का, तो परचेज तो बुक करना ही है 23-24 में। अगर उसका क्लोजिंग स्टॉक खड़ा रहता है तो क्लोजिंग स्टॉक भी खड़ा रहेगा वैसे का वैसे। पर अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया सेक्शन 15 के हिसाब से, तो सिर्फ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम जो हम बना रहे हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24, उस टाइम पे जितना पेमेंट नहीं किया है वो पोर्शन हमको कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में इनकम के अंदर ऐड करना है। बाकी बैलेंस शीट और P&L में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसको परचेज का पार्ट ही नहीं गिनना है और क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट ही नहीं गिनना है। सो दैट इज वन क्लैरिटी टू बी अंडरस्टूड वी नीड टू। तो ये है बेसिक प्रोविजन। उसके अंदर उन्होंने रेफरेंस दिया है सेक्शन 15, तो हम ऑफकोर्स सेक्शन 15 ऑफ MSMED एक्ट भी जाएंगे वहाँ पे से, और जो है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज किसको गिना जाएगा उसको भी हम कवर करेंगे।
पर इसमें एक और सब प्रोवाइजो भी दिया है, सब एक्चुअली प्रोवाइजो दिया हुआ है कि सेक्शन 43B में ए से लेके जी तक जितने भी क्लॉजेस है वो सबके लिए एडिशनली ये दिया गया था कि अगर आपका ये पेमेंट बाकी है 31 मार्च ईयर क्लोजिंग पे, पर आपने उसको रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट जो है 139/1 मतलब जुलाई और सितंबर में जो आ रही है, तब तक अगर वो आप पेमेंट कर देते हो तो एज गुड एज वो गिना जाएगा कि आपने वो पेमेंट ईयर में ही कर दिया है, तो वो एक्सपेंस आपको अलाउ मिल जाएगा। ऐसा प्रोवाइजो इसी 43B में यूजुअली दिया हुआ है, पर वो प्रोवाइजो में से उन्होंने क्लॉज एच को एक्सक्लूड कर दिया है। तो क्लॉज एच मतलब जो हमारा मैटर है कि एमएसएमई सप्लायर को पेमेंट किया नहीं है, तो उसके लिए ये ड्यू डेट अपने को नहीं मिलेगी कि अगर हम वो पेमेंट 139/1 की ड्यू डेट जो है सितंबर तक वहाँ तक पेमेंट कर देंगे तो भी अपने को अलाउ मिल जाएगा, वो नहीं होगा। हमको सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट की ही ड्यू डेट कंसिडर करनी है। वो क्या है वो अपने आगे डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। तो वो 6 महीने का बाकी सब क्लॉज के लिए बेनिफिट मिल रहा है, पर क्लॉज एच के लिए वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। हमको सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट ही फॉलो करना पड़ेगा, वो क्लियरली 43B में दिया हुआ है। सो ये फर्स्ट थिंग हो गई कि व्हाट इज़ 43B सब क्लॉज एच ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। वहाँ से हम अब जा रहे हैं कि भाई एमएसएमई के अंदर किसको स्मॉल और किसको माइक्रो और किसको मीडियम गिना गया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स उसमें एक चीज़ है, 1 जुलाई 2020 में एमएसएमई की लिमिट्स जो है उन्होंने रिवाइज़ की। तो जो नई लिमिट्स है उसके अंदर उन्होंने किसको माइक्रो, किसको स्मॉल और किसको मीडियम गिना गया है। तो माइक्रो एंटरप्राइज वो है जिसका नेट इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में 1 करोड़ तक का है और उनका टर्नओवर जो 5 करोड़ के नीचे है उसको माइक्रो एंटरप्राइज गिना गया है। स्मॉल एंटरप्राइज वो है जिसका नेट इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा पर 10 करोड़ से कम है और उनका टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे है। 5 करोड़ से ऊपर पर 50 करोड़ से नीचे है, उनको स्मॉल एंटरप्राइज गिना गया है। और मीडियम एंटरप्राइज वो है जिनका इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट में 10 करोड़ से ज़्यादा है और टर्नओवर जो है 250 करोड़ से नीचे, 50 करोड़ से ऊपर बस 250 करोड़ से नीचे है, वो मीडियम एंटरप्राइज है। पर अपने लिए यहाँ पे जो सेक्शंस में कवर्ड है वो माइक्रो स्मॉल ही कवर्ड है, मीडियम एंटरप्राइज कवर्ड नहीं है, तो उसके ऊपर हम ज़्यादा नहीं जा रहे। तो हमको जो लिमिट ध्यान में रखनी है वो है 1 करोड़ और 5 करोड़ फॉर माइक्रो एंटरप्राइज, 10 करोड़ एंड 50 करोड़ फॉर स्मॉल एंटरप्राइज। अब इसके अंदर भी हमको ये समझना है, दो चीज़ है कि भाई आप माइक्रो में है तो ये जो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट बोला है तो उसको नेट ऑफ डेप्रिसिएशन कंसीडर करना है। वो क्लैरिटी उन्होंने 2020 के रिवीजन में दे दी है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो भी है उसमें से डेप्रिसिएशन निकालने के बाद वो 10 करोड़ के अंदर या 1 करोड़ के अंदर आ रहा है तो आप उस हिसाब से माइक्रो एंटरप्राइज में फॉल हो रहे हो। और वो जो डेप्रिसिएशन का रेट कंसीडर करना है वो भी इनकम टैक्स के डेप्रिसिएशन के रेट्स कंसीडर करने हैं, ना कि कंपनीज एक्ट के। सेकेंड चीज़ कि जो आपका टर्नओवर है 5 करोड़ की लिमिट और 50 करोड़ की लिमिट, 5 करोड़ फॉर स्मॉल एंड 50 करोड़ फॉर 5 करोड़ फॉर माइक्रो एंड 50 करोड़ फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस, उसके टर्नओवर में अपने एक्सपोर्ट का टर्नओवर कंसीडर नहीं करना है। तो अगर मान लीजिए कि आपका डोमेस्टिक टर्नओवर है 45 करोड़ और एक्सपोर्ट का टर्नओवर है 10 करोड़, तो टोटल टर्नओवर है 55 करोड़, फिर भी आप स्मॉल एंटरप्राइज ही गिने जाओगे। 10 करोड़ का जो टर्नओवर है एक्सपोर्ट का वो आपकी टोटल टर्नओवर लिमिट में गिना नहीं जाएगा और आप स्टिल आपको स्मॉल एंटरप्राइज का बेनिफिट्स मिलेगा, राइट। तो ये है डेफिनेशन के कौन है स्मॉल और कौन है माइक्रो एंटरप्राइजेस। अब अपने जा रहे हैं सेक्शन 15 जो मेन सेक्शन है ऑफ एमएसएमईडी एक्ट 2006। उसके वहाँ पे सेक्शन 15 जो है वो सबसे मेन है, क्योंकि वहाँ पे 43B में बोला कि भाई सेक्शन 15 की दी हुई लिमिट के अंदर पेमेंट नहीं हुआ तो आपको वो डिसअलाउ करना है और जिस ईयर में पे किया तब अलाउ करना है। तो अब हमने समझना बहुत ज़रूरी है कि सेक्शन 15 में दिया क्या गया है एमएसएमईडी एक्ट में। तो सेक्शन 15 में वर्ड टू वर्ड रीड कर रहा हूँ। Where any supplier supplies any goods or renders any services to any buyer, the buyer shall make payment therefor on or before the date agreed upon between him and the supplier in writing, or where there is no agreement in this behalf before the appointed date. तो
विच इज़ अर्लियर कंसिडर करना है। अगर आपने कोई भी गुड्स और सर्विसेज ली है सप्लायर से, तो आपको पेमेंट करना है आपके और सप्लायर के बीच में अग्रीड डेट पे, और अगर कोई एग्रीमेंट नहीं बना है तो जो अपॉइंटेड डेट है विच एवर इज़ अर्लियर, उस डेट पे आपको पेमेंट करना है। तो इसमें से हमको दो दो टर्म है जिसका डेफिनेशन समझना पड़ेगा। फर्स्ट है सप्लायर किसको गिना जाएगा, और सेकेंड है अपॉइंटेड डेट किसको गिना जाएंगे। हम उसको कवर कर रहे हैं आगे। इसी क्लॉज को थोड़ा आगे पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट इन नो केस द पीरियड अग्रीड अपॉन बिटवीन द सप्लायर एंड द बायर इन राइटिंग शैल एक्सीड 45 डेज फ्रॉम द डे ऑफ एक्सेप्टेंस और द डे ऑफ डिम एक्सेप्टेंस। तो उन्होंने ये क्लैरिटी की हुई है यहाँ पे सेक्शन में कि कुछ भी एग्रीमेंट भले आप कर दो आपके सप्लायर के साथ, वो जो पीरियड है, अगर वो सप्लायर स्मॉल एंड माइक्रो में फॉल हो रहा है, तो आप कुछ भी एग्रीमेंट भले उसके साथ म्यूचुअली कर दो, पर वो पीरियड जो है 45 डेज को एक्सीड नहीं कर सकता। तो लॉ में ही दिया हुआ है, आप म्यूचुअली मिला के भी उसको 180 डेज नहीं कर सकते, 100 डेज नहीं कर सकते, 45 डेज तो अपर लिमिट है। उसके नीचे की आप कर सकते हो, पर 45 डेज के ऊपर का अगर आपका म्यूचुअल एग्रीमेंट है वो भी वॉइड एब इनिशियो गिना जाएगा, उसकी कोई इंपॉर्टेंस लॉ में नहीं गिनी जाएगी। तो इसमें भी दो नए टर्म्स है, फ्रॉम द डे ऑफ एक्सेप्टेंस एंड द डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस, दो और टर्म है जो ये प्रोविजन में आ रहे हैं। तो टोटल 4 टर्म्स ये सेक्शन 15 में से निकल के आ रहे हैं जो हमको समझने पड़ेंगे। एक है सप्लायर किसको गिना जाएगा, सेकेंड है अपॉइंटेड डे क्या है, थर्ड है फ्रॉम द डे ऑफ एक्सेप्टेंस, एंड फोर्थ है द डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस। तो ये चारों की डेफिनेशन उन्होंने सेक्शन 2 ऑफ MSMED एक्ट में दी हुई है। तो अब हम वो चारों को समझ रहे हैं। सबसे पहला है सप्लायर। सेक्शन 2 सब क्लॉज N में दिया हुआ है, सप्लायर मीन्स अ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज विच हैज फाइल्ड अ मेमोरेंडम विद द अथॉरिटी रिफर्ड इन सब सेक्शन 1 ऑफ सब 8 एंड इंक्लूड्स, वो नीचे का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बेसिकली जो भी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज है जिसने मेमोरेंडम फाइल किया है MSME अथॉरिटी के साथ, मतलब सिंपल टर्म्स में जिसने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है MSME अथॉरिटी के साथ, ऐसे स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइज को सप्लायर गिना जाएगा। तो यहाँ पे एक क्लैरिटी कि अगर आपका टर्नओवर मान लीजिए 5 करोड़ से कम है, तो आप बाय वैसे तो एलिजिबल है माइक्रो एंटरप्राइज कंसिडर करने के लिए, पर आपने रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं है MSME अथॉरिटी के लिए, तो क्या आप सप्लायर गिने जाओगे? देन द आंसर इज नो। आप एलिजिबल हो उसका मतलब नहीं है कि आप ऑटोमेटिक सप्लायर बन गए। सप्लायर की डेफिनेशन में क्लियरली दिया गया है कि जिसने मेमोरेंडम फाइल किया है, मतलब कि रजिस्ट्रेशन लिया है विद द MSME अथॉरिटी, वही सप्लायर गिना जाएगा। तो जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो ऑटोमेटिक, भले ही उसकी बाकी सब क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, पर वो ऑटोमेटिक स्मॉल एंड मीडियम में गिना नहीं जाएगा, माइक्रो एंड स्मॉल में गिना नहीं जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। तो ये हो गया व्हाट इज सप्लायर। सेकेंड क्वेश्चन था अपना कि भाई व्हाट इज द अपॉइंटेड डेट। वहाँ पे दिया हुआ था कि भाई आपका म्यूचुअल अग्रीड डे कौन सा है और अपॉइंटेड डेट विच इज अर्लियर, तब तक आपको पेमेंट करना है। तो म्यूचुअल अग्रीड तो ठीक है, हमने जैसे मिला के डिसाइड कर दिया 30 डेज है, और अपॉइंटेड डेट विच इज अर्लियर। तो appointed day means the following. Appointed day means the day following immediately after the expiry of a period of 15 days from the day of acceptance or the day of deemed acceptance of any goods or any services by a buyer from a supplier. तो यहाँ पे अपॉइंटेड डे की डेफिनेशन दी हुई है कि भाई आपने अगर डे ज़ीरो मान लीजिए कि जहाँ पे आपको सर्विसेज या गुड्स जो मिली है उसको डे ज़ीरो मान लीजिए, तो वहाँ से 15 दिन जो है उसके बाद का नेक्स्ट डे 16th डे है वो ऑटोमेटिकली अपॉइंटेड डे गिना जाएगा। तो आपको पेमेंट करना है या तो अग्रीड डेज पे या तो अपॉइंटेड डे पे। अगर आपने कोई अग्रीड नहीं किया हुआ है, कोई म्यूचुअली अग्रीड रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट फिर अपॉइंटेड डे 16 डे, मतलब जहाँ से आपको डे ज़ीरो पे गुड्स और सर्विसेज मिली वहाँ से 16th डे के पहले आपको पेमेंट कर देना पड़ेगा एज पर सेक्शन 15। अगर आपने कोई म्यूचुअल की हुई है जो अपॉइंटेड डे से ज़्यादा है, तो आप वो उस डेट पे पेमेंट कर सकते हो विच कैन बी अप टू 45 डेज। 45 डेज के ऊपर आपने म्यूचुअली भले अग्री कर दिया फिर भी आपको वो अलाउ नहीं मिलेगा,
वो मैक्सिमम 45 डेज तक ही जा सकता है। अब यहाँ पे दो चीज़ और साथ में थी, एक है डे ऑफ एक्सेप्टेंस और डे ऑफ डिम्ड एक्सेप्टेंस। तो उसकी भी डेफिनेशन एक्ट में क्लियरली दी हुई है। डे ऑफ एक्सेप्टेंस मीन्स द डे ऑफ एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स और द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, or where any objection is made in writing by the buyer regarding acceptance of goods or services within 15 days from the day of delivery of goods or rendering of services, the day on which such objection is removed by the supplier। तो पहला दिया हुआ है कि अगर आपको गुड्स और सर्विसेज मिली, जिस दिन पे मिली वो बाय डिफ़ॉल्ट गिना जाएगा डे ऑफ एक्सेप्टेंस, अनलेस जैसे ही आपको मिली आपने उसके अंदर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आपने रिटर्न कम्युनिकेशन सप्लायर के साथ किया है कि भाई ये गुड्स जो है वो सही नहीं है या सर्विसेज में डिफ़ॉल्ट है या कम है, तो आपने रिटर्न कम्युनिकेशन किया हुआ है, तो फिर वो पीरियड अटक जाएगा डे ऑफ एक्सेप्टेंस का। और जब तक कोई वो ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं करता सप्लायर, तब तक ये एक्सेप्ट नहीं हुआ है गुड्स। और जैसे ही उसने वो जो भी ऑब्जेक्शन आपने उठाया वो क्लियर कर दिया है, तो वहाँ से फिर से वो डे ऑफ एक्सेप्टेंस गिना जाएगा और वहाँ से ये 15 डेज या 45 डेज की साइकिल शुरू होगी। तो दैट इज़ अ डे ऑफ एक्सेप्टेंस। सेकेंड है डे ऑफ डिम्ड एक्सेप्टेंस, मीन्स where no objection is made in writing by the buyer regarding the acceptance of goods or services within 15 days from the day of delivery of goods or rendering of services, the day of actual delivery of goods or the rendering of services। अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं दिया और 15 दिन के अंदर आपको जो गुड्स मिली और सर्विसेज मिला उसके अंदर 15 दिन के अंदर आपने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं दिया, तो ऑटोमेटिकली जिस दिन से आपने गुड्स और सर्विसेज मिली थी उस दिन को ही डिम्ड एक्सेप्टेंस गिना जाएगा और वहीं से ऑलरेडी शुरू हो जाएगा आपका 15 डेज और मैक्सिमम 45 डेज का साइकिल। तो ये क्लैरिटी लॉ में दी हुई है कि भाई आपका कैसे काउंट किया जाएगा। तो ये चारों चीज़ की हमको क्लैरिटी आ गई कि एक सप्लायर कौन है, अपॉइंटेड डेट क्या गिना जाएगा, डिम्ड एक्सेप्टेंस डेट और डे ऑफ एक्सेप्टेंस क्या गिना जाएगा। तो अपने अभी तक का क्लैरिटी करें तो ये बेसिकली हुआ हमारे साथ कि सेक्शन 43B में ये बोला हुआ है कि अगर आपको सप्लाई एज अ असेसी कोई भी सप्लायर के जो स्मॉल एंड माइक्रो है उसका कोई भी पेमेंट आपको करना है, वो सेक्शन 15 ऑफ MSME एक्ट के हिसाब से अपने नहीं किया, तो फिर वो आपको तभी एक्सपेंस में मिलेगा जिस साल में आप उसका पेमेंट करोगे। और सेक्शन 15 में डेफिनेशन में दिया हुआ है कि अगर आपका रिटर्न एग्रीमेंट है तो उसमें जितना पीरियड दिया गया है उतने तक, विच कैन बी मैक्सिमम अप टू 45 डेज, और अगर कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो फिर 15 दिन के अंदर आपको फ्रॉम द डे ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये पेमेंट कर देना है। अगर वो एक्सीड हो गया तो वो इट विल बी कंसिडर एज अ वायलेशन ऑफ सेक्शन 15 ऑफ MSME एक्ट और ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से फिर 43B में वो गिना जाएगा कि ये वायलेशन है, तो उसी साल में उसको अलाउ किया जाएगा जिस साल में वो पेमेंट हुआ है। तो अब उसका हम एग्जाम्पल समझते हैं कि भाई प्रैक्टिकली क्या होगा। हम एक दो एग्जाम्पल समझते हैं, उससे पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। मान लीजिए आपने 1 फरवरी 2024 में कोई गुड्स और सर्विसेज एक्सेप्ट किए, परचेज किए हैं। तो नॉर्मल सिचुएशन में अगर आपके पास कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो आपकी ड्यू डेट हो जाएगी 16 फरवरी 2024, 15 दिन ऐड करके 16 तारीख तक आपको पेमेंट करना है। और अगर आपके बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट है, रिटर्न में लिखा हुआ है, तो आप 45 डेज तक पेमेंट कर सकते हो। तो वो पीरियड हो जाएगा 1 फरवरी 2024 का गुड्स जो लिया है उसका पेमेंट करने की ड्यू डेट हो जाएगी 16 मार्च 2024, 45 डेज के हिसाब से। तो अगर आपने वो पीरियड के अंदर पेमेंट कर दिया तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, आपको पूरा एक्सपेंस मिल जाएगा, परचेज अलाउ हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि आप मान लीजिए 15 दिन का ही टाइम है, आपका कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, तो 16 जो है फरवरी वो एक्सीड हो गया, आपने 28 फरवरी को पेमेंट किया है। तो पहले तो वो 15 जो सेक्शन 15 तो क्रॉस हो गया है, पर साथ में क्या दिया है 43B में कि उसको उस साल में अलाउ किया जाएगा जिस साल में पेमेंट किया है। तो पहले डिसअलाउ करने का पीरियड भी 23-24 आ रहा है क्योंकि 15 दिन के ऊपर एक्सीड हो गया है, पर साथ में क्या हो गया कि वो पेमेंट भी तो 23-24 में ही हो गया है, तो अलाउ भी उसी ईयर में हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, भले वायोलेशन हो गया कोई दिक्कत नहीं, आपको सेम ईयर 23-24 में पेमेंट
मतलब एक्सपेंस मिल ही जाएगा। तो जो 15 दिन का पीरियड था वो भले 16 फरवरी तक आपने पेमेंट ना किया, वो 31 मार्च तक कभी भी अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो वो जो 1 फरवरी में आपने परचेज किया वो ऑटोमेटिक आपको पूरा ही मिलेगा, एक्सपेंस अलाउ मिलेगा, क्योंकि ईयर चेंज नहीं हो रहा है 31 मार्च तक। सेम वे अगर मान लीजिए वो 45 डेज का पीरियड था तो 16 मार्च तक आपके पास पीरियड था, आपने 16 मार्च तक पेमेंट नहीं किया, कोई इश्यू नहीं। अगर आपने 20 मार्च को किया, 25 मार्च को किया, तो भी सेम आपको 23-24 फाइनेंशियल ईयर में ही वो एक्सपेंस मिल जाएगा। 31 मार्च तक आपने पेमेंट किया तो कोई दिक्कत नहीं। पर अगर ये सिचुएशन में आपने 31 मार्च तक पेमेंट नहीं किया, आपका मान लीजिए 1 करोड़ का परचेस था और अब आपने पेमेंट किया 2 अप्रैल 2024, तो यहाँ पे आपकी 15 दिन और 45 डेज दोनों की लिमिट चली गई है और ईयर भी चेंज हो गया है। तो ये पूरा 1 करोड़ का जो परचेज है वो भले आपके पीएनएल का पार्ट बनेगा, परचेज में क्लोजिंग स्टॉक भी बनेगा, पर जब कंपटीशन बनना है तो कंपटीशन में जो भी रियल नेट प्रॉफिट आ रहा है उसमें मुझे वो पूरा 1 करोड़ ऐड कर देना है। अगर आपका मान लीजिए 35 लाख का नेट प्रॉफिट था तो अब मुझे नेट 35 लाख प्लस 1 करोड़ 35 लाख के इनकम पे टैक्स भरना पड़ेगा पूरा का पूरा। और नेक्स्ट ईयर दैट इज़ 24-25 फाइनेंशियल ईयर जब हमने ये पेमेंट कर दिया है उस साल वो पूरा 1 करोड़ का एक्सपेंस मुझे एक्सपेंस में अलाउ मिल जाएगा। तो उस साल में अगर मान लीजिए 35 की जगह पे 45 लाख का प्रॉफिट है तो वो 45 लाख माइनस 1 करोड़ वहाँ पे लॉस आएगा 55 लाख का, वो आपको फिर कैरी फॉरवर्ड करो नेक्स्ट ईयर तक जो भी है, पर वहाँ पे लॉस बनेगा। पर यहाँ पे तो अभी एक साथ आपको 1 करोड़ 35 लाख के ऊपर जो भी टैक्स रेट आपका लग रहा है वो इंटरेस्ट के साथ वो 234 एबीसी का जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो उसके साथ आपको भरना पड़ेगा। तो ये बहुत ही क्यों क्रूशियल है उसकी क्लैरिटी ये रीज़न है कि आपका पूरा ही कैलकुलेशन हिल जाएगा एडवांस टैक्स का, टैक्स लायबिलिटी का फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। ऑफ कोर्स ये जो भी यहाँ पे आपको हो रहा है डिसअलाउ वो नेक्स्ट ईयर में ऑटोमेटिकली अलाउ हो जाएगा जैसे आप पेमेंट करोगे। पर टाइम बिंग आपका इतना बड़ा ब्लॉकेज हो जाएगा कैपिटल का जो टैक्स आप भरोगे। आप मान लीजिए 1 करोड़ का, जैसे मैंने एग्जांपल में दिया 1 करोड़ का आपका डिसअलाउ रहा है तो कंपनी है तो 25 लाख रुपए का आपका टैक्स बढ़ जाएगा। तो उसी तरीके से अगर इंडिविजुअल है तो और भी शायद स्लैब रेट बढ़ सकता है, उतना आपका टैक्स लायबिलिटी उसी टाइम पे ब्लॉक हो जाएगा जो फिर नेक्स्ट ईयर में आपको एडजस्ट करने को मिलेगा। अब अपने एक और एग्जांपल इसी चीज़ पे ले लेते हैं कि मान लीजिए आपका 20 मार्च 2024 पे आपका लास्ट पीरियड के यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो रहे हैं लोगों को कि क्या हमको परचेस करना ही स्टॉप कर देना है या हमने ईयर एंड में ही परचेस किया लास्ट डेज में, तो क्या उसका भी अगर हमने 20 मार्च को परचेस किया तो भी हमको क्या 31 मार्च तक पेमेंट कर देना है वरना फिर हमको एक्सपेंस नहीं मिलेगा। तो ये बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है, उसके कारण अक्रॉस ट्रेड्स में ऐसी भी इंक्वायरीज आ रही है कि लोगों ने कन्फ्यूजन के कारण परचेजेस करना बंद कर दिया है जब तक क्लैरिटी ना आए तब तक। तो इसीलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि सबको क्लैरिटी दी जाए और बिजनेस को अफेक्ट ना हो उसके कारण। तो ये क्लैरिटी है कि अगर आपने 20 मार्च 2024 में ये परचेज किया तो आपकी जवाबदारी नहीं है कि 31 मार्च तक आपको पेमेंट कर देना है, वो आपको सिर्फ 10 ही दिन या 11 दिन मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसमें भी सेम आपको 15 और 45 डेज, अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो 45 डेज, नहीं है तो 15 दिन वहाँ से मिलेंगे। तो आपने 20 मार्च को परचेज किया है तो आपकी 15 दिन के हिसाब से आपकी लाइबिलिटी आ रही है 4 अप्रैल में तक पे करना है और 45 डेज है तो आपको 4 मई तक पे करना है। तो ऐसा नहीं है कि आपको 31 मार्च तक पेमेंट कर ही देना पड़ेगा। अगर आपने 20 मार्च को भी खरीदा है तो आप 4 मई तक भी करोगे फिर भी वो एक्सपेंस आपको 23-24 में ही मिलेगा एक्सपेंस। वो क्या होगा कि बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके जो सीए है उनको देखना पड़ेगा कि आपने जब भी परचेज किया उसके 45 डेज और 15 डेज के अंदर आपने पेमेंट कर दिया कि नहीं। अगर आपने वो बस मिस कर दी वहाँ से एक दिन भी तो फिर वो डिसअलाउ हो जाएगा और फिर नेक्स्ट ईयर 24-25 में मिलेगा। पर अगर आपने टाइमली पेमेंट कर दिया वो 15 और 45 डेज के अंदर तो आपको फिर भी वो 23-24 में ही अलाउ मिलेगा, राइट। तो आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर नाउ। अब हम नए उसके जो रिलेटेड एफएक्यूज है उसके ऊपर जाते हैं। वॉट विल हैपन इफ द पेमेंट नॉट मेड विद इन टाइम। अगर हमने नहीं किया तो क्या होगा वो ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया। सबसे पहला तो ये होगा
कि आपका जब टैक्स ऑडिट करवाने के लिए आप जाओगे, आपके सीए ही उसको डिसअलाउ करेंगे, क्योंकि उनको भी 3CD रिपोर्ट के अंदर ये रिपोर्ट करना है कि भी 43B में क्या क्या डिसअलाउ हो रहा है, आप काउंट कीजिए और वहाँ पे बताइए और इसको डिसअलाउ करिए। तो सबसे पहली जवाबदारी सीए की आ रही है। अगर सीए नहीं करेंगे तो उनके ऊपर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले होगा कि सीए ही आपको डिसअलाउ करेंगे। मान लीजिए कि भाई कुछ छूट गया वहाँ से और आपकी इनकम टैक्स की स्क्रूटिनी खुली, तो फिर वो स्क्रूटिनी में असेसिंग ऑफिसर के पास राइट है कि उनको अगर दिख रहा है कि भी ये आपका 43B का वायोलेशन हुआ है और इसको डिसअलाउ करना है, तो वो असेसमेंट स्क्रूटिनी में उतना एडिशन करेंगे आपके इनकम में, उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी लगाएंगे। तो दिस कैन हैपन इफ़ आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया तो। अभी सेकंड है कि ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है, क्या हर असेसी पर एप्लीकेबल है? तो यस, हर असेसी, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, कंपनी, सबके ऊपर एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट 44AD एंड ADA के अंदर जो रिटर्न प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में भर रहे हैं उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में ऐसे दिया हुआ है कि इट इज़ डीम्ड कि आपको सब सेक्शन के डिडक्शन वैसे ही मिल गए हैं, तो वहाँ पे इनकम का सीधा 8% या 6% आपको टैक्स भरना होता है या 50% टैक्स भरना होता है। तो एक्सपेंसेस के साथ लेना देना डायरेक्ट कोई नेक्सस ही नहीं है। उसके कारण ये 43B जो है वो 44AD और ADA में जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सब असेसी के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। अब मेन चीज़ है कि प्रैक्टिकली करे क्या एज अ असेसी, अब आपको करना क्या पड़ेगा ये सब चीज़ों के लिए। तो प्रैक्टिकली हमको, मैं ये समझा देता हूँ आपको कि आप असेसी हो तो आपकी लायबिलिटी क्या है। आपको करना पड़ेगा आपकी अकाउंट्स टीम के साथ मिलके आपके सबसे पहले तो लिस्ट ऑफ वेंडर्स कितने हैं, 100, 500, 1000 जितने भी है, एक एक्सेल बनाइए कि आपके इतने वेंडर्स हैं जिसमें गुड्स सर्विसेज सबके वेंडर्स आ गए। वो लिस्ट बना के आप एक बनाइए कि भी सेकंड कॉलम कि क्या वो एमएसएमई रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर यस, अगर है तो फिर हर एक का आप सर्टिफिकेट मांगिए उनसे, कॉपी आपको रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा। और रिकॉर्ड में आप देखोगे कि भी वो जैसे सर्टिफिकेट देंगे तो उसमें लिख के आता है कि वो स्मॉल है, माइक्रो है या मीडियम है। अगर वहाँ पे मीडियम लिख के आ रहा है तो फिर अच्छी बात है, वो आपके लिए कंप्लायंस करना ज़रूरी नहीं है 45 डेज़ के अंदर पेमेंट करने के लिए। तो आपको वहाँ पे भी सेकंड एक कॉलम में ये मेंटेन करना है कि भी उनकी कैटेगरी स्मॉल मीडियम है या माइक्रो मीडियम है, माइक्रो और स्मॉल है या फिर मीडियम है। मीडियम है तो फिर आपको कंप्लायंस की ज़रूरत नहीं है, वो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अगर सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है तो आपको उनसे लेटर हेड पे लिखना पड़ेगा कि हमने कोई भी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन किया हुआ नहीं है, ऐसा उनके लेटर हेड पे आपको एक डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा। वो आपकी जवाबदारी बन रही है टू प्रूव दैट कि भाई ये एमएसएमई नहीं है। उसके बाद हमारा एक सजेशन ये है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो क्रेडिटर्स का ग्रुपिंग बना हुआ है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। एक हो जाएगा एमएसएमई रजिस्टर्ड क्रेडिटर्स और विदाउट एमएसएमई रजिस्टर्ड क्रेडिटर्स, तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा उसको मेंटेन करना, ट्रैक करना। तो वो एक चीज़ आप कर सकते हैं। और ये आपको ये जो पूरी एक्सरसाइज करनी है कि सबसे डिक्लेरेशन मंगवाना है या तो सर्टिफिकेट मंगवाना है, वो आपको ये फरवरी और मार्च में ही कर देना पड़ेगा। तभी आपको पता चलेगा कि किसका पेमेंट कर देना ज़रूरी है 31 मार्च तक या उसके 15 और 45 डेज तक, और किसका नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो ये एक्सरसाइज यहाँ से 2 महीने जो है थोड़ा सा टफ रहेगा, पर इसको रिगरसली फॉलो करना पड़ेगा, वरना आपको डेफिनेटली दिक्कत आएगी और आपको कंपलसरी सभी सप्लायर के टच में आके ज़रूरत पड़े तो कि भी आगे का ट्रांजैक्शन तब तक होल्ड पे रहेगा जब तक ये डिक्लेरेशन ना आ जाए या तो सर्टिफिकेट ना आ जाए, तब तक आपको ये होल्ड भी करना पड़े शायद, तो वो भी कीजिए। पर ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्लैरिटी ले आए कि आपका सप्लायर एमएसएमई रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो फिर उसका डिक्लेरेशन ले आए और उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा। क्योंकि इनकम टैक्स में अगर स्क्रूटिनी खुली तो वो तो आप ही से मांगेंगे, ओनर्स ऑफ प्रूफ आपके ऊपर ही रहेगा कि आप प्रूव कीजिए कि वो एमएसएमई है कि नहीं। अगर आप सिर्फ ऐसा आंसर दे दे कि हमने तो मेल डाला था पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया तो हमको नहीं पता, तो एग्जैक्ट क्लैरिटी लॉ में नहीं दी गई है कि भाई उसका क्या होगा। पर प्रैक्टिकली मैं बोलूँ तो दिक्कत तो आपके ऊपर ही सबसे पहले आएगी। इनकम टैक्स तो यही मानेगा कि भाई आपने सही से कंप्लायंस नहीं किया
और अगर आपके पास जो डिक्लेरेशन नहीं है कि हम एमएसएमई नहीं है, तो वो तो डीम्ड मान लेगा कि भाई ये एमएसएमई हो सकता है, या फिर उनके पास अथॉरिटी ऐसी हो सकती है कि वो पान बेस चेक कर लेंगे कि भाई ये एमएसएमई है कि नहीं। अभी हमारे पास जनरल पब्लिक के पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि पान नंबर डाल के चेक कर पाए कि ये एमएसएमई रजिस्टर्ड है कि नहीं। एमएसएमई की साइट पे एमएसएमई नंबर डाल के वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई ये नाम उसकी कैटेगरी सही है कि नहीं, पर पान के बेस पे वेरिफिकेशन अभी तो नहीं उन्होंने अनेबल किया है। पर मे बी इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के पास ये अथॉरिटी हो सकती है, राइट्स हो सकते हैं कि वो पान बेस भी चेक कर पाए। तो वो दिक्कत आपको हो जाएगी अगर आपके किसी सप्लायर ने आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया या तो डिक्लेरेशन नहीं दिया और आपने प्रिज्यूम कर लिया कि वो एमएसएमई नहीं है, तो फिर दिक्कत, अगर वो पीछे से एमएसएमई निकला तो पूरा ही डिसअलाउंस आपको भुगतना पड़ेगा। तो दैट्स वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा कि आपके सभी सप्लायर में से कौन एमएसएमई है, कौन एमएसएमई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ट्रेडर्स है, तो ट्रेडर्स ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एमएसएमई के अंदर उन्होंने कवर किया है मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर को ही एमएसएमई में कवर किया है। ट्रेडर्स जो होलसेल एंड रिटेल है उनको कवर किया है, पर जस्ट फॉर प्राइमरी लैंडिंग पर्पज ओनली। अगर वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उनके रजिस्ट्रेशन में ऐसा रेड कलर में लिख के आता है, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ प्राइमरी लैंडिंग पर्पज ओनली, नॉट फॉर एनी अदर बेनिफिट। तो अगर कोई सप्लायर आपको उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे रहा है जो ट्रेडर है, तो वो ऐसा रेड अक्षर में उसमें लिखा होगा, तो फिर वो उसको इनकम टैक्स के पर्पस के लिए आपको कंसिडर नहीं करना है। उसको 15 दिन या 45 डेज में पे करने की आपकी जवाबदारी नहीं बन रही है। वो ट्रेडर है, वो सप्लायर की डेफिनेशन में नहीं आ रहा है। उसको ये सर्टिफिकेट भले दिया गया है पर सिर्फ बैंक लोन के पर्पस के लिए ही दिया गया है, बाकी कोई बेनिफिट उसको नहीं मिलता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी भी सप्लायर का ऐसा सर्टिफिकेट आपको आ रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है फॉर प्राइमरी लैंडिंग पर्पज ओनली इन फॉर्म्स, देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंसिडर हिम एज अ स्मॉल और माइक्रो फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट विद इन 15 और 45 डेज। अब क्वेश्चन है कि अगर आपके कोई सप्लायर ने एमएसएमई सर्टिफिकेट आपके साथ ट्रांजेक्शन कर देने के बाद अप्लाई किया और ले लिया, तो क्या करना है। तो उसका क्लैरिटी ये है कि ट्रांजेक्शन अगर 1 फरवरी को हुआ है और उसने 1 मार्च में अप्लाई कर दिया है, तो इसकी क्लैरिटी कोर्ट ने पहले के जजमेंट्स में दी हुई है कि ट्रांजैक्शन डेट पे अगर वो एमएसएमई रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, भले उसने बाद में रजिस्ट्रेशन ले लिया है। तो उसकी रजिस्ट्रेशन डेट के पीछे के जितने ट्रांजैक्शन होंगे उसके ऊपर ये एमएसएमई का कंप्लायंस करना पड़ेगा, पर उसके पहले जितने भी ट्रांजैक्शन उसके साथ हो चुके हैं उसके लिए ये 15 दिन और 45 डेज का जो पेमेंट रिक्वायरमेंट है वो आपको एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर एमएसएमई सप्लायर ने आपके साथ ट्रांजैक्शन कर देने के बाद उसका सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दिया, ये भी हो रहा है, क्योंकि कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिकली गारमेंट इंडस्ट्री में ऐसा है कि वहाँ पे 180 डेज़ का तो यूजुअल पेमेंट साइकिल है, और सिचुएशन कुछ ऐसी इंक्वायरीज और क्वेरीज आ रही है कि भाई अगर हमको 45 डेज़ या 15 दिन में पेमेंट करना है तो फिर हमको उनके साथ ट्रांजेक्शन ही नहीं करना है, उससे ज़्यादा तो बेटर हम मीडियम या लार्ज जो प्लेयर है उसी के साथ काम करें और करें जहाँ से हमको 180 डेज़ का आराम से पीरियड मिल रहा है। ऐसी भी बातें चल रही है ट्रेड में। तो उसके कारण कुछ सप्लायर रेडी ऐसे सोच रहे हैं कि भाई हमको तो फिर ये नहीं चाहिए पेमेंट टाइमली, कोई इश्यू नहीं है, और हमको ये पता नहीं था कि इतना स्ट्रिक्टली फॉलो होगा, तो हमको कैंसिल करवा देना है हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो करवा सकते हैं, कैंसिलेशन करवा सकते हैं। और अगर ऐसा कोई सप्लायर है जिसने बाद में कैंसिल करवा दिया है और ट्रांजैक्शन जब हुआ तब वो एमएसएमई रजिस्टर्ड है, तो भी ऑन द 31 मार्च अगर तब तक उसका सर्टिफिकेट कैंसिल हो चुका है तो फिर आपको उसको एमएसएमई कंसिडर नहीं करना है, उसको 15 दिन और 45 डेज में पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि आपको चेक करना है 31 मार्च पे कि आज की डेट में वो एमएसएमई है कि नहीं। अगर नहीं है तो वो कंप्लायंस आपके ऊपर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भी क्या व्हाट विल हैपन फॉर द ओपनिंग बैलेंसेस। आपका 23-24 शुरू होने से पहले से ही 50 लाख पे करना बाकी ओपनिंग बैलेंस में पड़ा है, तो क्या वो 50 लाख अगर मैं पे नहीं करूँगा तो क्या वो 50 लाख को भी अभी मेरे में डिसअलाउंस में डाल देंगे। तो उसका जवाब है नो। ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर ही, क्योंकि एप्लीकेबल ही 1 अप्रैल 2023 से हुआ है, तो उसके ऊपर पहले से जो ट्रांजैक्शन हो चुके हैं उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। वो एप्लीकेबल होने के बाद के ट्रांजैक्शन पे ही
43B एप्लीकेबल होगा। तो ओपनिंग बैलेंसेस अगर अभी भी पे ना करो तो वो डिसअलाउ नहीं होंगे। पर अगर आपने करंट ईयर में उसको कुछ पे किया, नए ट्रांजेक्शन भी किए वही अकाउंट में जिसका 50 लाख ओपनिंग बैलेंस है, 25 लाख का नया परचेज किया, और आपने अगर 15 लाख का पेमेंट किया है, तो वो 15 लाख 25 लाख के सामने गिना जाएगा या 50 लाख ओपनिंग बैलेंस के सामने गिना जाएगा? तो वो फीफो मेथड में ओपनिंग बैलेंस के सामने गिना जाएगा, और ऐसा गिना जाएगा कि 25 लाख के सामने आपने ज़ीरो पेमेंट किया है, और पूरा का पूरा 25 लाख डिसअलाउ आपका हो सकता है 43B में। अगर आपको कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जहाँ पे आपको परफॉर्मेंस डिपॉजिट या गारंटी देनी ज़रूरी है, तो क्या होगा? मान लीजिए पूरा 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो गया और गारंटी परफॉर्मेंस के लिए एक 10% जो है 10 लाख रिटेन करके रखना है, तो क्या वो 10 लाख डिसअलाउ हो जाएंगे? तो नहीं, उसमें क्लैरिटी दी हुई है कि वो जो 10 लाख है वो आपके लिए ऐसा गिना जाएगा कि पहले तो आपने पूरे 1 करोड़ पे कर दिए, फिर उसने वापस से 10 लाख आपके एग्रीमेंट में क्लियरली लिखा हुआ है, उसके कारण आपको 10 लाख डिपॉजिट दी हुई है, तो वो 10 लाख जो है आपका डिसअलाउ 43B सब क्लॉज एच में नहीं होगा। प्रोविजंस जो हम ईयर एंड में बनाते हैं जिसके रियल बिल नहीं आए होते, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑडिट फी, तो क्या उसका क्या करना है? तो उसकी क्लैरिटी भी दी हुई है कि जिसका रियल बिल नहीं आया है तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज भी नहीं गिना जाता, वो सिर्फ प्रोविजन बनाया गया है टू मैच द मैचिंग कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से। तो उसके ऊपर ये 43B सब क्लॉज एच एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आपका अगर ऑडिट फी का प्रोविज़न करना है तो आप कीजिए, उसको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बिल ही नहीं आया। बिल आपको आएगा सितंबर में, तब जाके आपको पे करना है, वहाँ से 15 दिन और 45 डेज में, ना कि मार्च में। अगर आपके सप्लायर ने आपको कोई सर्टिफिकेट दिया तो आपको अगर वेरीफाई करना है तो वो सर्टिफिकेट में जो नंबर दिया गया है वो साइट पे ऑप्शन अवेलेबल है, नंबर डाल के आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि जेन्यून है, सही है, या कैटेगरी कौन सी है, वो आप वहाँ पे जाके वेरीफाई कर सकते हैं। अब इसमें एक और सेक्शन है कि भी अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया तो सेक्शन 16 ऑफ MSME एक्ट बोलता है कि आपको बैंक रेट के 3 टाइम्स से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा सप्लायर को। ये प्रोविज़न पहले से ही था, ऐसा नहीं है कि आज दिया गया है, ये प्रोविज़न भी पहले से था। तो उसमें एक क्वेश्चन आ रहा है कि भाई ये क्या इंटरेस्ट देना कंपलसरी है कि नहीं? तो बहुत से कोर्ट के जजमेंट ऐसे आए हुए हैं जहाँ पे कोर्ट ने वो इंटरेस्ट को रिड्यूस भी किया हुआ है देने से पहले। तो हमारा प्रोफेशनल जजमेंट अभी ये बन रहा है कि वो कंपलसरी नहीं है, तो सामने से उसको एक्सपेंस में डाल दो, वो ज़रूरी नहीं है। अगर कोई सप्लायर ये इंटरेस्ट क्लेम करता है सेक्शन 16, तो फिर वो एक्सपेंस डालना ज़रूरी है, इंटरेस्ट देना ज़रूरी है। और साथ में सेक्शन 23 ऑफ MSME एक्ट में दिया हुआ है कि जितना भी ये इंटरेस्ट दिया वो आपको इनकम टैक्स में अलाउ नहीं मिलेगा, वो फिर एप्लीकेबल होगा। तो हम ये कॉल ले रहे हैं कि अगर कोई सप्लायर आपसे इंटरेस्ट मांग रहा है तो ही वो इंटरेस्ट देना है, और उसके वो जो भी इंटरेस्ट है वो एक्सपेंस में आपको नहीं मिलेगा। फिर एक क्वेश्चन है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसका क्या होगा? आपने 1 करोड़ की मशीनरी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के पास से परचेज की और उसका पेमेंट नहीं किया, तो क्या आपको 1 करोड़ डिसअलाउ करना है, या फिर उसके ऊपर सिर्फ 15 लाख का डेप्रिसिएशन लिया है तो वो 15 लाख डिसअलाउ करना है, या फिर कुछ भी नहीं करना है? तो 100% एब्सोल्यूट क्लैरिटी नहीं है शायद इस पॉइंट पे, पर हम ये तो मानते हैं कि भाई पूरा 1 करोड़ तो आप एक्सपेंस क्लेम भी नहीं कर रहे हैं, तो 1 करोड़ डिसअलाउ करके इनकम में ऐड करने का तो क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है। सेम वे ज़ीरो कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी डिसअलाउ नहीं करना है, वो बहुत ही एग्रेसिव कॉल हो जाएगा। तो सबसे लॉजिकल और इक्वल व्यू ये बन रहा है कि जो अगर आपने 15 लाख का डेप्रिसिएशन क्लेम किया है तो वो 15 लाख को आपको 43BH में ऐड बैक करके इनकम में ऐड कर देना है, जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाए, क्योंकि आपने पेमेंट नहीं किया है दैट सप्लायर को। तो दैट इज़ अवर व्यू फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये क्वेश्चंस थे जो हमारे पास अभी तक आए हुए थे। मोस्टली आई थिंक 90 to 95% क्वेरीज आपकी जो है इसमें कवर हो गई है। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरीज आ रही है प्रैक्टिकली, तो एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट अस आवर टीम ऑन मेल और फोन। ओके, थैंक यू।